हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। सो इस चैप्टर में हम 3 फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है आपका कोल, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा है नेचुरल गैस। सो इन सब फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या इनको यूज़ करने के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स इज़ द सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच वी कैन गेट बेनिफिट इन सम वे। रिसोर्स वो जगह है जहाँ से हमें किसी चीज़ की सप्लाई मिलती है और हम उस चीज़ से अपना फ़ायदा ले सकते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है रिसोर्स। कहीं से भी हमें कुछ मिले जिससे हमें फ़ायदा हो, उसको क्या कहेंगे, हम रिसोर्स कहेंगे। तो रिसोर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक है आपके नेचुरल रिसोर्स और दूसरे हैं आपके मैन मेड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में देख लेते हैं। ए नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर सच एज विंड, सॉयल, वाटर एंड एयर। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और वो रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए हैं, जो मैन मेड हैं, उनको मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। अ मैन मेड रिसोर्स इज समथिंग मेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर कंजप्शन, दे आर नॉट अवेलेबल नेचुरली। ये नेचर में आपको नहीं मिलते हैं, ये ह्यूमन बनाते हैं। सो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक है आपके इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एक है आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो इनएग्जॉस्टिबल हैं ये वो रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जबकि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। The resources that occur naturally and are unlimited in nature are called inexhaustible natural resources। वो resources जो नेचर में पाए जाते हैं लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे resources को क्या कहा गया है, inexhaustible natural resource कहा गया है। They do not get exhausted by human activities such as air and sunlight। So इंसान की गतिविधियों की वजह से ये ख़त्म नहीं होंगे। The resources that occur naturally but are limited in nature are called exhaustible natural resources। वो natural resources जो नेचर में प्रेजेंट हैं लेकिन अगर हम उनको ऐसे ही यूज़ करते रहें तो वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, उन resources को हम exhaustible natural resources कहते हैं। These resources can get exhausted by human activities and might disappear altogether or take hundreds or thousands of years to replenish। वो resources जो human activities से कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे और उनको दोबारा रिप्लेनिश होने में, दोबारा बनने में हज़ारों साल लग सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर फॉसिल फ्यूल्स। ये तीनों किसका एग्जाम्पल हैं, फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। फॉसिल क्या होता है, अवशेष जो होते हैं, चाहे वो प्लांट रिमेन्स हो चाहे वो एनिमल रिमेन्स हो। तो वो फ्यूल्स जो फॉसिल से बने हैं, एनिमल या प्लांट रिमेन्स से बने हैं, उनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। और उसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर प्लांट और एनिमल। What are fuels? Fuels क्या होते हैं? A fuel is any substance that releases large amounts of energy in the form of heat and light। Fuel वो substance है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में, या तो हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में। तो आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे फ्यूल्स को क्या करते हैं, जलाते हैं। फ्यूल को जलाना क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है, जिसमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्हेन इट इज़ बर्न, जब उसको जलाया जाता है तो हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम आर फ्यूल्स। ये किसके एग्जांपल हैं, फ्यूल्स के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनको जलाने से एनर्जी रिलीज़ होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो। सो जो फ्यूल हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं 3 टाइप में, सॉलिड फ्यूल हैं, लिक्विड फ्यूल हैं, गैशियस फ्यूल हैं। इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। These fuels exist in solid state at room temperature। रूम टेम्परेचर को क्या कंसिडर किया जाता है, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस।
तो रूम टेम्परेचर पे जो फ्यूल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे उनको सॉलिड फ्यूल कहा जाता है। एग्जाम्पल हैं कोल, फायरवुड, एनिमल डंग केक्स, चारकोल, कोक। तो ये सभी सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल हैं, इन सब के बारे में हम पहले से जानते हैं। लिक्विड फ्यूल, दे आर वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल मीन्स अगर आप इनको ओपन छोड़ देंगे तो ये इवेपरेट हो जाएंगे। दैट प्रोड्यूस वेपर विच बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी। ये जब जलते हैं तो इनके अंदर से वेपर्स निकलते हैं और वही वेपर्स जलने पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। थर्ड इज योर गैसियस फ्यूल। These are the fuels that exist in the form of gas or as a mixture of different gaseous fuels. गैशियस फॉर्म में जो एग्जिस्ट करेंगे उनको गैशियस फ्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका नेचुरल गैस, बायोगैस, CNG, कोल गैस एसेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ योर गैशियस फ्यूल। वाई डू वी नीड फॉसिल फ्यूल्स? हमें फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत क्यों है? फ्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अलग अलग पर्पज़ के लिए हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो है वो ट्रांसपोर्टेशन। हमको पता है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जैसे कार है, ट्रक है, मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ डीजल पे चलते हैं, कुछ पेट्रोल पे चलते हैं, कुछ CNG पे चलती हैं, कोई ज़्यादा ही रिफाइंड पेट्रोल्स के ऊपर चलती हैं। सेकेंड इज़ फॉर कुकिंग। हम सबको पता है अभी के टाइम पे हमारे घर में LPG यूज़ होता है। LPG इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपके घर पे भी एक LPG का सिलेंडर देखने को मिलेगा जो कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम पे फायरवुड, कोल और जो कैटल डंग, काऊ डंग होता है, उनका इस्तेमाल रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा किया जाता था। किसके लिए? कुकिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि उनसे हमें हीट मिलती थी। थर्ड इज़ फ्यूल इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग। फ्यूल को हीट जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पे कोल का इस्तेमाल होता है हीट जनरेट करने के लिए, ताकि उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। फोर्थ पॉइंट यही है फिर कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बहुत सारे डिफरेंट फ्यूल हैं जैसे कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, डीजल है, इनको यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट। इनसे हीट प्रोड्यूस की जाती है, उस हीट से स्टीम बनाई जाती है, स्टीम से टर्बाइन रोटेट करता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ इज़ योर इंडस्ट्रियल यूज़। Many industries use fuels for different purposes such as production of electricity, running their machinery and heating. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसके ऊपर चलती हैं? फ्यूल्स के ऊपर ही चलती हैं, जिसमें एनर्जी के लिए हम फ्यूल्स को जलाते हैं। रॉकेट और अदर स्पेस व्हीकल्स के अंदर फ्यूल को यूज़ किया जाता है जिसको प्रोपेलेंट कहते हैं, जिससे कि जो रॉकेट है उसको स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया जा सके, लॉन्च किया जा सके। What are the characteristics of a good fuel? गुड फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? एक आइडियल फ्यूल क्या होगा? इट शुड बी इकोनॉमिकल। वो इकोनॉमिकल होना ज़रूरी है। इट शुड बी अवेलेबल ईजिली, आसानी से अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं कि उस फ्यूल को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, तो वो हमारे लिए ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, तो वो हमारे लिए गुड फ्यूल नहीं होगा। इट शुड नॉट एमिट पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग। हीट करने पे, जलाने पे उसके अंदर से पॉइजनस गैस नहीं निकलनी चाहिए, वरना वो हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करेंगे और जो उसको यूज़ कर रहा है उसके लिए भी वो खतरनाक होंगे। इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू इट्स मास। थोड़ा सा जलाने पे ज़्यादा हीट अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो हमारे लिए वो क्या है? एक अच्छा फ्यूल है। इसका मतलब उसकी क्लोरोफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 kg फ्यूल को जलाने पे वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो होती है उसकी क्लोरोफिक वैल्यू। जितनी ज़्यादा होगी क्लोरोफिक वैल्यू, वो फ्यूल उतना अच्छा होगा। इट शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, आसानी से हैंडल हो सके, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा फ्यूल ले जाने के लिए हमें पूरा ट्रक ही किराए पे करना पड़े, तो वो हमारे लिए अच्छा फ्यूल नहीं कहलाएगा। इट शुड नॉट प्रोड्यूस ए बैड ऑडर। जब उसको जलाया जाए तो उसमें से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी क्लीन एंड शुड नॉट प्रोड्यूस मैनी एशेस। साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसको जलाने के बाद पीछे रेसिड्यू के फॉर्म में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इट शुड नॉट इग्नाइट ईजिली एट रूम टेम्परेचर। ऐसा ना हो कि हमने घर में रखा और अपने आप आग पकड़ ले। उसको इग्नाइट होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और वो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होना चाहिए, ताकि जब हम उसको वो टेम्परेचर प्रोवाइड करें वो सिर्फ तभी जले।
सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं एक हार्ड सॉलिड मास है। कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट। किससे बना है? डेड प्लांट से बना है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। जो डेड प्लांट्स हैं उनसे क्या बना है? कोल बना है, और मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसकी फॉर्मेशन में। आगे हम डिटेल से इसके बारे में देखेंगे कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। हाउ वॉज कोल फॉर्म्ड? कोल की फॉर्मेशन कैसे हुई? कह रहा है कि बहुत समय पहले क्या हुआ, जो पेड़ वगैरह हैं आपके, ये मार्शी इलाके में थे, इनके ऊपर बाढ़ वगैरह आई, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आए जिनसे पेड़ क्या हो गए? टूट के गिर गए। गिरने के बाद धीरे धीरे इनके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होती चली गई। जो डेड प्लांट्स हैं उसके ऊपर डर्ट आता गया, ऐसे और डर्ट उसके ऊपर इकट्ठा होता गया। इससे क्या हुआ कि जो नीचे डेड प्लांट्स थे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे नीचे गए टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता चला गया। धीरे धीरे ये डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दे टर्न्ड इनटू कोल। जो डेड प्लांट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कार्बनाइजेशन। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? कार्बनाइजेशन कहलाता है। तो मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो प्लांट्स थे लो लाइंग एरियाज में थे, वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हो गए? टूट के गिर गए, डेड हो गए। अब उनके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी डिपॉजिट होती गई। सो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन। यहाँ पे इसको लिखा गया है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर कोल इज फॉर्म्ड थ्रू डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर। किससे बने हैं? प्लांट से मिलके बने। कोल मेनली कंटेन्स कार्बन। कोल का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कार्बन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन। और इसी वजह से जो कोल की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। कोल कम्स फ्रॉम अ कोल माइन। कोल कहाँ से आता है? कोल माइन। कोल की क्या होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, उसके अंदर से चट्टान की फॉर्म में कोल निकलता है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कोल? कोल के अंदर और क्या क्या होता है? कोल के अंदर होता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड थोड़ी सी अमाउंट में उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से कोल को जलाने से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कार्बन और सल्फर बेस्ड होती हैं। व्हाट इज कोल माइनिंग? कोल माइनिंग क्या है? कोल को निकालना, उस खदान में से, उस खान में से कोल को निकालना क्या कहलाता है? कोल माइनिंग कहलाता है। कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। ज़मीन में से कोल को निकाला जाता है विद अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग, और उस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। दो प्रकार से हो सकती है माइनिंग। एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। माइनिंग इन विच कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नज़दीक से ओपन में निकाला जाता है, गड्ढा सा खोद देते हैं बड़ा सा, उसके अंदर से निकाल लेते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग, माइनिंग इन विच कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में डीप में जो कोल है उसको निकालना क्या कहलाता है? अंडरग्राउंड माइनिंग कहलाता है। इसमें सुरंग बनाई जाती हैं और उसके थ्रू इसको निकाला जाता है। इसमें ओपनली निकाला जाता है ऊपर से, इसमें सुरंग बना के उसको निकाला जाता है। सो जो कोल है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक है आपकी पीट है, लिग्नाइट है, सब बिट्यूमिनस और बिट्यूमिनस है, एक स्टीम कोल है, एक एंथ्रासाइट है एंड एक आपका ग्रेफाइट है। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल। यूजेस ऑफ कोल। कोल का कहाँ इस्तेमाल होता है? कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड। फूड को कुक करने के लिए एक फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हीट या एनर्जी जनरेट करने के लिए भी कोल का इस्तेमाल होता है। वंस यूज्ड एज फ्यूल टू रन स्टीम पावर्ड रेलवे इंजन। आपने अगर पुरानी मूवीज़ देखी हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्टीम के इंजन होते हैं, भाप के इंजन होते हैं, उनके अंदर कोयले को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो कोल से निकलता है कोक, कोल तार एंड कोल गैस विच इन टर्न इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्री। कोल को प्रोसेस करके तीन चीज़ें बनाई जाती हैं। पहला है आपका कोक, दूसरा है कोल तार और तीसरा है कोल गैस, जिसको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? यहाँ पर क्या है? पाउडर्ड कोक ली गई है, नीचे बर्नर से उसको हीट किया जा रहा है एक बॉइलिंग ट्यूब में। यहाँ से क्या निकल रही है? एक डिलीवरी ट्यूब निकल रही है जो क्या हो रही है? हीट करने पे कोल तार यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। वाटर है, दिस डिजॉल्व्स अमोनिया टू फॉर्म अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर बनाई जाती है। जब कोक को हीट किया जाता है तो ये चीज़ें बनती हैं।
एक गैस रिलीज होती है जिसको कोल गैस कहते हैं। कोल गैस इज कंबस्टिबल, कोल गैस कंबस्टिबल है, इसको जला के भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस है, दिस इज़ योर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिससे कोल गैस वगैरह, कोल तार आप निकाल रहे हैं कोक से। सो कोल को स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे एक सॉलिड रेसिड्यू बचता है जिसको हम कोक कहते हैं। हॉट वेपर्स निकलते हैं जिसके अंदर से। कूल्ड एंड बबल्ड थ्रो वाटर, जिसको ठंडा किया जाता है पानी की सहायता से, जिससे एक इनसॉल्युबल गैस निकलती है जिसको कोल गैस कहते हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में देखा था। एक कंडेंस लिक्विड बनता है अलाउड टू स्टैंड, जिसको छोड़ दिया जाता है। तो जो अपर लेयर है उसमें लिक्कर अमोनिया निकलता है और लोअर लेयर में कोल तार निकलता है। तो जो कोल है उससे जो 3 प्रोडक्ट हैं, कोक, कोल गैस और कोल तार, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किए जाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज फॉलोड टू ऑब्टेन ऑल दीज 3 प्रोडक्ट्स। सो कोक क्या होता है? टफ, पोरस एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। स्टील जो आप घर में यूज़ करते हैं, स्टील, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोक का इस्तेमाल होता है और एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है। मेटल कभी भी अर्थ क्रस्ट के अंदर एज इट इज़ फॉर्म में नहीं मिलता, वो अपनी किसी भी और ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट ओर की फॉर्म में निकलता है, और उस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोल की सहायता से उनका रिडक्शन करके मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 10th के अंदर आप इसको डिटेल में देखेंगे। द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक ऑल्सो यील्ड्स कोल गैस। जब कोल से कोक बनाया जाता है तो उसमें कोल गैस निकलती है, जो यहाँ पे है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। जो सेकंड प्रोडक्ट था वो कोल तार था। ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत गंदी सी स्मेल होती है, थिक ब्लैक। आप सबने देखा है जब रोड बनता था तो पहले इसको कोल तार को इसमें इस्तेमाल किया जाता था। जो कोल तार है उसकी खुद की स्मेल तो अनप्लीजेंट है, लेकिन वो 2 हैंडेड सब्सटेंसेस का क्या है, एक मिक्सचर है, और इसमें से जो 2 हैंडेड सब्सटेंस हैं उन सबको अलग करके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। यील्ड्स मैनी प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन्स, एक्सप्लोजिव्स, नेफ्थलीन बॉल्स जो हम कपड़ों में रखते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, परफ्यूम्स, देखो कितने अच्छे ऑर्डर के होते हैं परफ्यूम, कितनी अच्छी स्मेल होती है, लेकिन ये किससे बनते हैं, एक अनप्लीजेंट स्मेल वाले कोल तार से बनते हैं। सिंथेटिक डाई जो कलर करने के काम आती है, पेंट है, प्लास्टिक है, रूफिंग मटेरियल छत को रूफिंग करने के लिए ताकि उसमें से पानी नीचे ना आए, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने के लिए कोल तार से ही ऑब्टेन किए जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अर्लियर कोल तार वॉज यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड। पहले कोल तार से रोड बनाए जाते थे, आजकल बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कोल तार इज़ अ कोल प्रोडक्ट, कोल से निकाला जाता है। बिटुमिन इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका आजकल इस्तेमाल किया जाता है रोड बनाने के लिए। सो लास्ट इज़ योर कोल गैस। जो लास्ट प्रोडक्ट है जो कोल से ऑब्टेन होता है दैट इज़ योर कोल गैस। इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग कोल टू गेट कोक। कोल से जो कोक बनाते हैं उसमें जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ योर कोल गैस। ये एक कंबस्टिबल गैस है जिसका बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर हीट सोर्स। इसके अंदर कोई लाइट वगैरह के इस्तेमाल के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है, ये हीट सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वंस यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, सबसे पहले स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। इट वॉज यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क इन 1820। 1810 में लंदन में स्ट्रीट लाइट के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, 1820 में फिर न्यूयॉर्क में भी इसको स्ट्रीट लाइट के लिए यूज़ किया जाने लगा। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द सब्सटेंसेस दैट कंसिस्ट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाम से पता चल रहा है हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, कार्बन स्टैंड फॉर कार्बन। तो वो सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। सच एज मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 है। मीथेन एक गैस है, कंबस्टिबल गैस है। ब्यूटेन भी एक गैस है। एंड हेक्सेन आर हाइड्रोकार्बन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जब भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट विल हैपन इफ कोल रिजर्व्स गेट डिप्लीटेड? क्या होगा अगर कोल के जो रिजर्व्स हैं जहाँ से हमें कोल मिलता है वो ख़त्म हो जाएं?
Coal is being used as a major source of energy in industries as well as in rural areas. कोल का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और रूरल एरिया में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. Not only this, it serves various other purposes like synthesis of synthetic oil, natural gas, coke, कोल तार एंड कोल गैस. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इससे प्रोड्यूस की जाती हैं जो हमने डिफरेंट चीज़ें अभी डिटेल में देखी थी. If the amount of coal gets depleted, it would become much difficult for us to produce energy for various purposes. अब भाई ये एनर्जी का सोर्स अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो एनर्जी प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी. Hence, we must use coal in an efficient way. तो इसीलिए हमें कोल को बड़ा ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए उसको कंजर्व किया जा सके. So what are the substances that are released on burning of coal? जब कोल को जलाया जाता है तो कौन से सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेड, आर्सेनिक, मरकरी. ये सभी क्या हैं? हमारी हेल्थ के लिए हजार्डस हैं. जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं कोई भी हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. सभी हमारी हेल्थ को एक एडवर्स इफ़ेक्ट डालती हैं और इससे हमको नुकसान होता है. तो इन सब की प्रोडक्शन कोल से होती है. तो इस वजह से इसका बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.